अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमी की। देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमियां है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमी को जब आप देखते हैं उसमें क्या क्या देखना है आपको। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कला परिषद। मध्य प्रदेश में कला परिषद, देखो सिंपल सिंपल इनको याद रखना है आपको। कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। मैं आपको सबसे पहले तो रेक्टिफाई ये कर देता हूं कि कौन से जो समिति है जो भोपाल में नहीं है ना, उनको हम देखते हैं। तो भोपाल में नहीं है, उज्जैन में, मैहर में, बस ये दोनों को हमें बीच में बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी ज्यादातर अगर आए तो आपका भोपाल होता। तो अगर आपको कोई अकादमी याद भी नहीं है और तुक्का मारने का मन करे तो बेस्ट तुक्का कैसे लगाएं वाला जो वीडियो आएगा आपको, तो उसके आधार पर बेस्ट तुक्के में भोपाल आपका आंसर आ जाता है, पहली चॉइस। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या क्या है। देखिए मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में। ठीक है, उसके अलावा साहित्य परिषद, पहले कला फिर साहित्य, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 54 में। फिर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में इसकी स्थापना की गई है भोपाल में, जिसकी पुस्तकें पढ़ पढ़ के आप क्या बन रहे हो, डीएसपी साहब, है ना, या डिप्टी कलेक्टर साहब। तो ये बनते हैं आप लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी। फिर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में। फिर बात करते हैं कालिदास अकादमी 1977 में उज्जैन में। उसके अलावा अलाउद्दीन खां अकादमी 1979 मैहर में। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद 1980 में भोपाल। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 भोपाल में। और उल्लामा इकबाल अकादमी जो है उसकी स्थापना 1984 में की गई, कब? भोपाल में। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए यार दो चीजों की याद कर ली ना, तो बाकी मैं भोपाल नहीं बोलूंगा, अपना टाइम बच जाएगा। ठीक है, उज्जैन जो है 1977 में कालिदास अकादमी, अलाउद्दीन खां अकादमी मैहर में, सतना में जो है 1979 में। ये दोनों आपको याद रखें। फिर मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला 1980 में। उसके अलावा सिंधी अकादमी 83 में, इकबाल अकादमी वो 84 में है, संस्कृति अकादमी 85 में भोपाल में। याद रखिएगा संस्कृति जो अकादमी वो कहां पे है? भोपाल में है, 85 में, इसको भूलना नहीं। मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी जो है वो भी ये आपने लिख लिया है भोपाल में। संस्कृत अकादमी और संस्कृति अकादमी है ना, ये 2003 में बनी थी। देखिए संस्कृत और संस्कृति दोनों अलग है। संस्कृत इज एन लैंग्वेज एंड संस्कृति इज डिकोडेड टू द कल्चर। ठीक है, अब तुलसी अकादमी चित्रकूट नहीं, तुलसी अकादमी भी कहां पे आपकी? भोपाल, सॉरी, चित्रकूट में। देखे आपने, पहली भटक जाता आदमी, तुलसी का नाम जैसे सुनते हैं तो चित्रकूट आपके मन में आ जाता है। आपके 1987 में भोपाल में तुलसी अकादमी। पुरातात्विक और अभिलेखागार जो संग्रहालय है वो कहां पे है आपके? 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया था, 1994 में, ये भी भोपाल में है ना। स्वतंत्रता संग्राम स्मारक भवन 1997 में भोपाल में बनाया गया है। ये प्रमुख क्या हो गए आपके? अकादमियां। इसके अलावा पंजाबी साहित्य अकादमी जो है वो कहां पे है आपकी? भोपाल में ही है ना। पहले तो इनको देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले क्या याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो कैसे करेंगे आप, कि भाई देखो सबसे पहली चीज कला आई 52 में, तो कला बाई आपकी कब पहुंची? 52 में। 2 साल तक वो क्या लिखती रही? साहित्य लिखती रही। साहित्य लिखी, साहित्य किस में लिखी? तो हिंदी में लिखी, उनका ग्रंथ तैयार हो गया। कलाबाई 52 में आई, ठीक है, 2 साल तक साहित्य लिखी, तो 54 में क्या हो गया आपका? साहित्य आ गया। और साहित्य कब तक? साहित्य जो लिख रही थी हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में लिखने में क्या हो गया इनको? बहुत टाइम लग गया। और कितना टाइम लग गया कि ये 1969 तक पहुंच गई और हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा था, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी। उसके बाद फिर हम यहां से दूसरा चालू करते हैं उर्दू में। अब देखो हिंदी में तो लिखा, तो उर्दू को लग गया बुरा, उर्दू को बुरा लगा, तो इनने फिर कलाबाई ने फिर से चालू किया कि क्यों ना यार उर्दू में साहित्य लिखूं। उर्दू में जब साहित्य लिखने लगी तो उर्दू में साहित्य लिखा इन्होंने कब तक? 1976 तक, कि भाई चलो 1976 आते आते तक मैं क्या करूंगी, तुम्हें उर्दू में सब लिख के दूंगी। उर्दू अकादमी खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कालिदास भाई जागृत हुए। कालिदास जागृत हुए उज्जैन में, है ना। कालिदास जागृत हुए उज्जैन में 1977 में कि यार हिंदी में और उर्दू में इतना सारा काम हो रहा है तो संस्कृत क्यों पीछे रहे, तो संस्कृत को भी लेके चलना है। तो संस्कृत को आप जब लेके चले, तो संस्कृत को लेके चले आप उज्जैन में कालिदास के द्वारा 1977 में। जब सब लोग लैंग्वेज की बात कर रहे थे, साहित्य की, तो संगीत वाले जो थे अलाउद्दीन खां, ये भी जागृत हुए। इन्होंने बोला कि सब लोग लिख रहे हैं, मैं संगीत बना देता हूं। तो मैहर में इन्होंने क्या किया? संगीत अकादमी खोल दी 1979 में। फिर हमने देखा कि भाई सारे लोग जब प्रगति कर ही रहे थे, तो अगले आपके आदिवासी जो लोक कला के लोग थे वो भी क्यों पीछे रहते?
तो अब देखो कलाबाई की कहानी तो यहां तक समाप्त हो गई। अब कलाबाई की बहन थी आपकी कौन, लोक कलाबाई। तो लोक कलाबाई यहां से एक्टिव होती है, आदिवासी लोक कला। इन्होंने क्या किया, सिंधी भाषा में इनका सारा का सारा नाटक वगैरह जो था वो लिखना चालू कर दिया। ठीक है, वो 83 में आके लिखा सिंधी में, है ना। फिर यहां से क्या हुआ, इकबाल भाई से मिली वो 84 में, उनके साथ मिलकर भी क्या किया इन्होंने, साहित्य को लिखने का काम किया। देन आफ्टर संस्कृत अकादमी की बात आई कि चलो सारी संस्कृति सब कुछ अच्छे से काम करने लगे हैं, तो संस्कृत अकादमी ने भी सहयोग कर दिया किसका, इन लोगों का। उसके बाद जब कुछ सब कुछ बढ़ ही रहा था तो क्यों ना हमारी संस्कृति को भी बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान दिया गया और मॉडर्न आर्ट में 2003 में संस्कृत को बढ़ाने के लिए काम किया जाने लगा। फिर तुलसी अकादमी 1987 में बनती है और पुरातात्विक और अभिलेखागार संग्रहालय को आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा भोपाल में, है ना। स्वतंत्रता संग्राम का स्मारक भी आपके भोपाल में। अब देख लेते हैं कुछ और अकादमी है जिनको आपको पढ़ना है, कौन कौन सी, जिसमें आपको देखना है पंजाबी साहित्य अकादमी, ये भोपाल में है ना। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। पंजाबी साहित्य अकादमी, इसको आपके राज्य संग्रहालय जो सबसे मेन है आपका 1964 में बना था, है ना। सुल्तान बेगम जहां द्वारा क्या हुआ था, इसका निर्माण कराया गया था। देखिए राज्य संग्रहालय को पहले किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको एडवर्ड संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता था, एडवर्ड संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है ना। एडवर्ड संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता था। फिर रामायण और साकेत कला संग्रहालय, याद रखिए ओरछा निमाड़ी में है। रामायण और साकेत कला संग्रहालय कहां पे आपका, ओरछा निमाड़ी में। गुजरी महल संग्रहालय कहां होगा, जहां गुजरी महल होगा ग्वालियर में। फिर माधवराव सप्रे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माधवराव सप्रे जो पत्रकारिता संग्रहालय है ये आपके भोपाल में अवस्थित है, ठीक है। फिर तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में है, सतना में। ये इसका गठन कब किया गया था, कब बनाया गया था, 1978 में। फिर तुलसी, देखिए तुलसी जो आपकी अकादमी है ये भोपाल में है और तुलसी संग्रहालय जो है वो है चित्रकूट में, याद रखिएगा। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर में बनाया गया है ना। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है और महाराजा छत्रसाल संग्रहालय आपके छतरपुर में, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा उसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया। अगला जहांगीर महल जिला संग्रहालय ओरछा में, देवी अहिल्याबाई संग्रहालय महेश्वर खरगोन, यशोवर्मन संग्रहालय मंदसौर में है। जिला पुरातात्विक संग्रहालय अन्य जिलों में बनाए जाते हैं, सारे जिलों में। फिर उसके बाद आता है आपका जनजातीय संग्रहालय की, बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पातालकोट में नहीं है, ये छिंदवाड़ा में ही है ना, मेन छिंदवाड़ा में, ठीक है। हाँ, पातालकोट से संबंध किसका था, हमारे बादल भोई का। पातालकोट तामिया वाले रीजन से, मतलब पातालकोट नहीं था, उसके पास वाला क्षेत्र जहां पे इनके भाई भूलू भोई और अन्य भोइयों ने मिलकर क्या किया है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना नेतृत्व किया था, अपनी जान दी थी, शहादत दी थी। आदिवासी कला संग्रहालय खजुराहो में, जनजातीय संस्कृति संग्रहालय आपका भोपाल में। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य विद्यालयीन संग्रहालय जो है, हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, आरडीवीवी और विक्रम विश्वविद्यालयों में स्थानीय संग्रहालय, ठीक है। उसके बाद निजी संग्रहालय, निजी संग्रहालय कौन कौन से, राजा मृगेंद्र संग्रहालय शहडोल, पद्मश्री संग्रहालय इंदौर, बिरला भोपाल, सिंधिया ग्वालियर, महाराजा सीतामऊ मंदसौर, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराजा सीतामऊ। फिर उसके बाद है राजमहल, लिख लेंगे करंट में, है ना। मध्य प्रदेश के मेले और पर्व, मध्य प्रदेश के मेले और पर्व की अगर हम बात करें तो देखो आपको मेले देखने हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है, कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो देखिए बाबा गरीबनाथ का मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला जो होता है अवंतीपुर बड़ोदिया, ये शाजापुर में होता है, ठीक है। बहुत ही फेमस मेला है अवंतीपुर बड़ोदिया, है ना। अवंतीपुर बड़ोदिया में शाजापुर में इस मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल साकेत जी, ये पीडीएफ जो है ये अभी ग्रुप में कल तक शायद सेंड हो जाएगी, है ना। बिल्कुल आप लोग रिवाइज करिए, नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से, सारी आपको पीडीएफ मर्ज होकर मिल जाएगी पूरी, जितनी पहली क्लास हुई है आर्ट एंड कल्चर की और ये दूसरी क्लास, दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन तो मिल ही रहा है आपको यूट्यूब पे। बात करते हैं नागा जी, है ना। नागा जी जो है पूरे अगहन मास में, नवंबर दिसंबर में पोरसा मुरैना में नागा जी का मेले का आयोजन किया जाता है ना। बरमान का मेला, बरमान का मेला नरसिंहपुर में होता है, ठीक है। नरसिंहपुर गाडरवाड़ा जो तहसील है उसमें होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मकर संक्रांति के दिन के समय, मकर संक्रांति का जो टाइम होता है उस समय ही आयोजन किया जाता है, नर्मदा के तट पर ही आयोजन होता है। फिर बात करते हैं कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर का मेला ये आपका टीकमगढ़ में आयोजन होता है, ठीक है। इसका आयोजन कब किया जाता है, प्रतिवर्ष शिवरात्रि, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के समय में, है ना। तेजाजी का मेला,
तेजा जी का मेला जो होता है वो कब होता है? भाद्र मास में। कब होता है? भामावाद गुना इस गांव में होता है। ठीक है, लास्ट ही टॉपिक बचा है आपका ही, इसके बाद बोलियां बची है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। ठीक है, फिर एंड कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं सिंगा जी का मेला। देखिए संत सिंगा जी का जो मेला है वो कहां पे लगता है? सिंगा जी का गांव खंडवा में, कौन में है? ठीक है, पिपलिया खरगोन में क्या होता है? इसका आयोजन किया जाता है, आपके कालूजी महाराज का मेला। अमरकंटक, अमरकंटक में जो मेला लगता है वो अमरकंटक में लगता है। ठीक है, अमरकंटक का मेला। जल बिहारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, प्रीवियसली पूछा जा चुका है ये भी। ठीक है, अक्टूबर माह में 10 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। सोनागिरी का मेला, सोनागिरी का मेला ये चैत्र, जो चित्र में एक मतलब जो चैत्र होता है आपका मंथ, वहां से एकम से पंचम तक सोनागिरी दतिया में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा शारदा माँ का मेला मैहर में लगता है, माँ शारदा का मेला। आप लोग नवरात्रि में भी जाते हैं, है ना, और बाकी के टाइम पे भी आप लोग यहाँ पे रहते हो। एक मिनट रुकिएगा। है ना, नेक्स्ट आपका आता है माघ घोगरी या माठ घोगरा का मेला। ये भैरूथान आपके सिवनी में लगता है, भैरूथान में। याद रखिए शिवरात्रि से 15 दिनों के बीच में ये मेला का आयोजन किया जाता है ना। तो माघ घोगरा या माठ घोगरा भैरूथान सिवनी में। रामलीला का मेला भांडेर दतिया में लगता है ना। और रामलीला उत्सव कहां मनाया जाता है? तो आपने देखा था अंतरराष्ट्रीय रामलीला उत्सव यहाँ पे भोपाल में मनाया जाता है ना। रावतपुर सरकार का मेला लाहौर भिंड में लगता है ना। रतनगढ़ वाली माता का जो मेला लगता है वो दिवाली के दूज के दिन दतिया में, रतनगढ़ वाले। ठीक है, उसके अलावा चांदी देवी का मेला घोगरा गांव दतिया में लगता है। और डनान भगवान का मेला जो है वो उन्नाव दतिया में है। पीर बुधान, ये इंपॉर्टेंट है, पीर बुधान, पीर बुधान का मेला जो होता है सावरे शिवपुरी में लगता है। सावरे गांव शिवपुरी में पीर बुधान का मेले का आयोजन किया जाता है। धमोनी उर्स की बात करें तो धमोनी उर्स जो है उसका आयोजन कब किया जाता है? अप्रैल मई में 15 दिनों तक चलता है, धमोनी सागर में। धमोनी सागर में इसका आयोजन किया जाता है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, बाबा शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है वो नीमच में लगता है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में है ना। बेड़नी का मेला या राई का पर्व आप बोलते हैं। बेड़नी का मेला जो देखिए राई करते हैं उसके केंद्र में जो होते हैं उसको आप क्या बोल देते हो? बेड़नी। जो केंद्र में नथकी होती है उसको आप बेड़नी कह देते हो। तो वहां पे होता है करीला बुंदेलखंड में इसका आयोजन किया जाता है। फिर पूनम का मेला जो लगता है वो जाना पावा कुटी मऊ में, पूनम नाम से मेले का आयोजन किया जाता है, जाना पावा की कुटी इंदौर में। सबरी का कुंभ, सबरी कुंभ जो है अमरकंटक और अनूपपुर में इसका आयोजन किया जाता है, अमरकंटक में मेनली। उन्नान का मेला, उन्नान का मेला जो है बालाजी दतिया, यहां पे इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, अब मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। देखिए अभी तक आपने जो टॉपिक्स पढ़े आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक आपके लगभग समअप हो चुके हैं। थोड़े से और टॉपिक बचे हैं, थोड़ी देर में हम उसको भी समअप करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप लोग बढ़िया से साथ दीजिए, थोड़ी देर में पूरा टॉपिक कंप्लीट करके अपन इसमें ओवरकम कर लेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले अब मध्य प्रदेश की अगर बोलियों की हम बात करें, कौन कौन सी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है? तो मूल रूप से मध्य प्रदेश में इतनी बोलियां जिनको बोली जाती है, जहां पे आप देखेंगे मालवी, ब्रज, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, गोंडी, कोरकू, निमाड़ी और भीली। देखिए दो आधारों पे आप मध्य प्रदेश की बोलियों को बोल सकते हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि एक तो क्षेत्रीय बोलियों के आधार पे बुंदेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन, आपका जो हो गया निमाड़ वाला रीजन और आपका मालवा रीजन, ये चार रीजन में इनके क्षेत्रों की बोली। उसके अलावा दूसरा आधार जो आता है वो आपका आता है ट्राइब्स की बोलियां या फिर आपकी क्षेत्रीय जो आपकी कम्युनिटी होती है उनकी बोलियों के आधार पे, है ना, उनको देखेंगे। तो देखिए पहले तो मालवी बोली को हम देखते हैं। मालवी बोली उज्जैन और इंदौर के सभी संभाग में बोली जाती है। ये राजस्थानी की हिंदी सोरसेनी से, है ना, राजस्थानी हिंदी के सोरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म माना जाता है कि वहां से ये निकल के आई है। राजस्थान की जो हिंडोती बोली उससे भी प्रभावित है। मालवी मूल रूप से मारवाड़ी से संबंध रखती है। मारवाड़ी बोली जो राजस्थानी के मारवाड़ी लोग होते हैं ना, उनसे इसका संबंध होता है। इसके शब्द भंडार में गुजराती, राजस्थानी, बुंदेली आदि का भी प्रभाव दिखता है। मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? प्रहलाद चंद्र जोशी है। मालवी जो आपकी बोली है इसके संकलनकर्ता प्रहलाद चंद्र जोशी है ना। डॉक्टर के.एल. मिश्रा ने इसे पश्चिमी हिंदी नाम दिया। देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो कि रिनोन पर्सनालिटी होते हैं, वो कुछ कुछ नाम दे देते हैं, कुछ कुछ रिनोन देते हैं। तो ये काम किया है किसके द्वारा? के.एल. हंस के द्वारा पश्चिमी हिंदी कहा गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने दक्षिणी राजस्थानी भी कह दिया इसको। आपको क्या चीजें याद रखनी है?
मालवी बोली उज्जैन इंदौर के सभी संभाग में, सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित, हिंडोती बोली से प्रभावित है, मारवाड़ी से प्रभावित है, राजस्थानी बुंदेली का प्रभाव दिखता है। प्रहलाद चंद जोशी ने क्या किया, मालवी शब्दकोश का संकलन किया है, डिक्शनरी का एक तरह से। उसके अलावा आप देखते हैं क्या कि भाई के एल हंस जो है, डॉक्टर के एल हंस, इन्होंने कह दिया इसको पश्चिमी हिंदी, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसको क्या बोल दिया है, दक्षिणी राजस्थानी कह दिया। इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आया होगा मालवी बोली के रिगार्डिंग। अब बुंदेली बोली, पश्चिमी हिंदी की जो सौरसेनी है अपभ्रंश, इससे इसका विकास हुआ पश्चिमी हिंदी के। यहाँ पे आप देखते हो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने इसका नामकरण किया था, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने इसका नामकरण किया है। और मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है, बुंदेली साहित्य भी बहुत ज्यादा व्यापक आपको दिखता है। छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, इन सभी क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। बुंदेली साहित्यकार जागनिक, केशवदास पद्माकर और लाल गंगाधर व्यास, ये सभी ने अपने साहित्य की जो रचना की है वो रचना इन्होंने की है बुंदेली भाषाओं में। उसके बाद बात करें महेश कटारे की, तो महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का क्या किया है, संकलन करने का काम किया। बुंदेली शब्दकोश का संकलन महेश कटारे के द्वारा ही किया गया है। बुंदेली बोली पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि का भी प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे इसकी जो उपबोलियों में आप देखते हैं कि पंवारी जो ग्वालियर में बोला जाता है, दतिया में, लुंधारी हमीरपुर में, खटोला पन्ना छतरपुर में, और बनाफरी, भदावरी और निभट्टा, कुंडारी, कोष्टी आदि सभी बुंदेली की कुछ उपबोलियां हैं, जिनमें आपको जो याद रखना है, भदावरी को याद रखना है और बनाफरी को याद रखना है, ठीक है। जो भदावरी होती है ना, भैंस की एक किस्म भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम किसमें, निमाड़ में। आंचलिक बोलियां आप देख रहे हैं पहले। निमाड़ में निमाड़ दिवस मनाया जाता है कब, 19 सितंबर को, ठीक है। इसके प्रसिद्ध साहित्यकार गौरी शंकर शर्मा, रामनारायण उपाध्याय, प्रभाकर चौबे हैं, ठीक है। ये सारे इसके कौन है, निमाड़ी बोली के साहित्यकार। फिर आंबार बोल, ठीक है, लेखक महादेव प्रसाद ने जो लिखा है आंबार बोल, इसमें निमाड़ी भाषा का पहला महाकाव्य इसको बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर साहित्य में बाकायदा अगर कोई लिटरेसी से व्यक्ति क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो वो इसको उठा सकता है कि आंबार बोल निमाड़ी का पहला महाकाव्य, महाभारत का निमाड़ी में अनुवाद है ये, ठीक है। महाभारत का निमाड़ी भाषा में इन्होंने क्या किया है, अनुवाद कर दिया है। पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से निमाड़ी भाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से याद रखिए, दोनों भाषाओं का हो गया अभी, है ना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या बोला है, दक्षिणी राजस्थानी या दक्षिणी हिंदी कहा। इस बोली पर मारवी, मालवाड़ी, गुजराती, मराठी इन भाषाओं का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। क्षेत्र खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी है। निमाड़ी भाषा का जो साहित्य है, वो किताब जो लिखी है निमाड़ी भाषा का साहित्य, ये किताब लिखी गई है एक, है ना, वो श्री राम परिहार के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कौन है, श्री राम परिहार। बात करते हैं ब्रज भाषा। सौरसेनी की अपभ्रंश भाषा है, जिसमें ब्रज भाषा के साहित्यकार सूरदास, रसखान, मीराबाई और आमिर खुसरो, ये प्रमुख साहित्यकार हैं आपके कौन सी भाषा के, ब्रज भाषा के, ठीक है। तो ब्रज भाषा के सारे के सारे आपके प्रमुख साहित्यकार हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य भाषा भी क्या है आपकी, ब्रज। और आपके भगवान लड्डू गोपाल की भी भाषा जो थी वो कौन सी है, ब्रज, ठीक है। तो ब्रज भाषा यहां से निकल के आती है पश्चिमी हिंदी की सौरसेनी की, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली के रूप में ये आपको दृष्टिगत होती है। इसका क्षेत्र कौन सा है, तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना यहाँ पे बोली जाएगी। देखिए ब्रज जो है मूल रूप से आपके मथुरा वाले रीजन में बोली जाती है, लेकिन मथुरा से ही सटा हुआ आपका चंबल वाला क्षेत्र है ना, तो चंबल और ग्वालियर तक के क्षेत्र में आपको बोला जाता है। बहुत ही मीठी भाषा होती है और साहित्य सृजन इसका अत्यंत समृद्ध है। जब भी आप ब्रजभाषी लोगों से मिलेंगे ना, तो आप मोहित हो जाते हैं उनकी लैंग्वेज सुनकर ना, मोहित होने वाली, बहुत प्यार से बोलते हैं वो लोग। नेक्स्ट आपके बघेली भाषा। बघेली भाषा को आप पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है, ठीक है। बघेली बोली का विकास हुआ है जो पूर्वी हिंदी की अर्धमागधी अपभ्रंश से। बघेली बोली जो सीधी, सतना, रीवा है, पूरा बघेलखंड है, यहाँ पे बोली जाती है। बघेली में रीवा महाराज जो विश्वनाथ थे, है ना, इनकी रचना थी परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं इसमें नजर आती है आपको। तिरहरी, याद रखिए तिरहरी जो है ये बोली बोली जाती है फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, यमुना नदी के आसपास के रीजन में, जो बघेली की क्या है, एक उपबोली है ना। और गरोही ये केन और आपके नागेन नदी के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, ये भी क्या है, बघेली की एक उपबोली है। श्रीनिवास शुक्ल द्वारा बघेली शब्द का भंडार संकलन किया गया है। जो श्रीनिवास शुक्ल है, इनके द्वारा बघेली भाषा का शब्दकोश है उसका संकलन किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य बोलियों में। तो देखिए जांदो माटी ये मुरैना और श्योपुर वाले क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है। सर्वाधिक रूप से जो मुरैना का संबलगढ़ है, इस इलाके में प्रचलित है। लगभग 24 गांवों में ये प्रचलित है ना, संबलगढ़ के, इसलिए इसको
चौबीसा भी बोला जाता है, इस बोली को चौबीसा भी बोला जाता है, अतः यह जाम माटी चौबीसा बोली भी कहलाती है इस जगह में, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे आ रही होगी समझ में। फिर पंचमहाली ग्वालियर में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है जो बोली, उस बोली को आप क्या बोल देते हो, पंचमहाली। यहां से देखिए जो ये बोलियां, इनके क्षेत्र याद रखिए, आपके मुरैना वाले क्षेत्र, मतलब मुरैना और श्योपुर वाला क्षेत्र पहला, इसमें पंचमहाली ग्वालियर में सबसे ज्यादा प्रमुख होती है। इसके अंतर्गत याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं कि आपके डबरा और मितवरा में बोली जा रही, कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट आपके जटवारी, जटवारी मध्यकालीन प्रमुख बोली है जो भरतपुर में प्रयोग की जाती है, भरतपुर आपके राजस्थान में, है ना। इसका जो प्रचलन होता है वो मूल रूप से भिंड में होता है और ग्वालियर में होता है ना, भिंड में और ग्वालियर में होता है। एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद बात करें भदावरी की, मूलतः ये कहावतों में व्यक्त होती है ना, कहावतों में व्यक्त होने वाली बोली है। ये देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, कहावतों में व्यक्त होने वाली बोली है। इसमें आप देखते हैं माना जाता है कि देवगण जिस भाद्रश्राव भाषा का प्रयोग करते थे उसी का अपभ्रंशित नाम जो है वो भदावरी है। इसका क्षेत्र कौन सा है, मध्य भारत में विशेषकर भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाला रीजन, वहां पे बोली जाती है। ठीक है, भिंड जिले में कुछ कुछ जगह जहां पे इसको क्या बोलते हैं, भदवारी धार, उसकी जरूरत नहीं है। उपनाम इसके क्या आते हैं, गंगवारी और बुलंद, गंगवारी और बुलंद दो इसके उपनाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली आती है आपकी सिकरवारी, सिकरवारी जो होती है वो मध्य भारत का सर्वाधिक प्रभुत्ववादी क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र की भूमि जो होती है ना, इसकी भाषा को सिकरवारी भूमि कहलाता है। ठीक है, इसको आपको देखना है कि कहां पे बोली जाती है, तो सिकरवारी मुरैना में बोली जाती है। मूल रूप से आपको ये याद कर लेना है, बस अंडरलाइन कर लेना है, मुरैना में ये बोली का प्रयोग करते हैं। फिर कच्छवधारी, कच्छवधारी जो बोली है वो ग्वालियर में बोली जाती है। ठीक है, उसके अलावा लोधधारी ये भिंड क्षेत्र में बोली जाती है। लोधी क्षत्रियों द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है उसको आप क्या बोलते हो, लोधधारी बोली जाती है। ठीक है, भिंड में कुछ जगह जहां पे इसका प्रयोग किया जाता है पश्चिम रूप से। फिर तोड़धारी बोली, तोड़धारी ये मुरैना क्षेत्र में बोली जाती है, ये तोमर क्षत्रियों के द्वारा बोली जाती बोली है, इसको आप क्या बोल देते हैं, तोड़धारी बोली। ठीक है, आपको इतनी चीजें इसमें याद रखनी है। अगला आपका आता है क्या, बंजारी, ये बंजारा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बंजारे लोग अपनी बोली को क्या बोलते थे, ग्वारी बोलते थे। ठीक है, ये नाम भी आता है। फिर मवासी, मवासी छिंदवाड़ा में मूल रूप से बोली जाने वाली बोली है। आपको मैंने बताया था ना कि मवासी वहां पे जनजाति व्यक्तित्व होते हैं, जनजाति लोग हैं, वहां पे बोली जाती। ठीक है, उसके बाद सहरियारी, सहरियारी कहां बोली जाएगी, जहां पे सहरिया पाए जाएंगे, मतलब चंबल और श्योपुर वाले रीजन में इसको बोला जाता है, ग्वालियर और चंबल संभाग में सहरिया जनजाति के द्वारा। नाहाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है। नाहाल बैतूल जिले के नाहाल आदिवासियों के द्वारा जो बोली जाती बोली है उसको कहते हैं आप नाहाल बोली। इसका प्रयोग कहां किया जाता है नाहाल का, तो बैतूल में किया जाता है। ठीक है, इनकी तहसीलों को याद करने की आवश्यकता अभी नहीं है आपको। नेक्स्ट जनजाति बोलियां, बट हाँ उसको एक बार आप पढ़ लें, रीड आउट कर लीजिएगा, मूल रूप से सारी बोलियां। अब देखिए जनजाति बोलियां, तो भीली बोली, भीली बोली क्या है, भील भारतीय आर्य परिवार की एक भाषा है। इसमें द्रविडियन और कैलोरियन शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। ये कहां कहां बोली जाती है, तो आपको पता है जितनी जगह में भील रहते हैं वहां पे बोली जाती है। अन्य भाषाओं का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कोरकू, कोरकू जो है ये कहां कहां बोली जाती है आपकी, कोरकू जनजातियों के द्वारा ये बोली को बोला जाता है ना। मूल रूप से ऑस्ट्रो एशियाइट परिवार की एक भाषा है ये, होशंगाबाद बैतूल और जो आपके निमाड़ वाले रीजन में जहां पे कोरकू जनजाति पाई जाती है वहां पे इन बोलियों का प्रयोग होता है। फिर बात करें गोंडी की, तो मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में जहां पे गोंड निवास करते हैं वहां पे ये बोली बोली जाती है ना। मूलतः कोयतोर भाषा इसको बोला जाता है, गोंडी को कोयतोर भाषा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महाकौशल रीजन में बोली जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ही मतलब दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र वहां पे क्या होता है, आपके गोंडों का निवास स्थल है। ठीक है, देवनागरी और तेलुगु लिपि याद रखिए में लिखी जाती है, परंतु ये अपनी जो लिपि इसको क्या बोल देते हैं, गोंडी लिपि में। ठीक है, गोंडी भाषा को गोंडी लिपि में बालाघाट के भाव सिंह मसराम है, बालाघाट के एक व्यक्ति है भाव सिंह मसराम ने 1957 में प्रकाशित किया था। ठीक है, गोंडी भाषा में। उसके बाद परिकुराप लिंगो ने इस भाषा को विस्तारित किया है, जो परिकुराप लिंगो है उन्होंने भी इस भाषा को विस्तारित किया है। फिर गोंडवाना मुक्ति सेना के जो प्रमुख है दरबू सिंह उइके कई सालों से गोंडी बोली के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, ये व्यक्तित्व है ना, उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व। क्षेत्र इनका शहडोल अनूपपुर, जितनी जगह में आपके गोंड रहते हैं उतनी जगह में बोली जाती। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू सो मच, है ना। सो फाइनली
हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है यहाँ पे समअप होता है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतने टाइम तक बने हुए थे और इतना ज्यादा आप लोगों ने इसको प्रोटेक्ट किया है। आई होप अगर ये एफर्ट आपको समझ में आया होगा, कुछ इसमें समझ में आया, तो आप लोग इसको शेयर करना, लाइक करना, जो भी हो आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। और कोई चीज लगती है आपको, किसी भी तरह का डाउट पूरे आर्ट एंड कल्चर में मध्य प्रदेश के, तो अभी आप बता सकते हैं। आप हमारी जो दर्पण सिविल सर्विसेज की टीम है, उसके अन्य जो इवेंट चल रहे हैं, उनके द्वारा जो अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें भी आप जुड़े और वहां से भी लाभ लें और आपकी जो तैयारी है उसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करें, है ना। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है आप लोगों को? थैंक यू सो मच।